हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जेई साहब। स्वागत है आप सभी का। फ्रेंड्स, टेक्निकल और नॉन टेक्निकल एग्जाम्स में जीएस और जीएस में भी स्टैटिक जीके का वेटेज आजकल बहुत बढ़ चुका है। और स्टैटिक जीके की ये खूबसूरती भी होती है कि इन क्वेश्चंस के आंसर कभी बदलते नहीं हैं। एक बार आपने याद कर लिया, उनको अपग्रेड करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। बहुत ही कम या रेयर केसेस में ऐसा होता है कि स्टैटिक जीके के क्वेश्चंस के आंसर बदलते हैं। और जेई साहब के प्लेटफॉर्म पे स्टैटिक जीके की सीरीज़ का हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो और मैं स्टैटिक जीके के लिए आपको ये भी बोलना चाहूँगा कि आप कंक्रीट नॉलेज को ही एक गेन करें। मतलब आप किसी भी शॉर्ट ट्रिक, मैं ये नहीं बोलूँगा कि शॉर्ट ट्रिक सब हमेशा काम नहीं करती। सभी के दिमाग अलग अलग होते हैं, सभी की कैपेसिटी अलग अलग होती है। लेकिन एग्ज़ाम्स के प्रेशर में, एग्ज़ाम हॉल में बहुत ही रेयर केस ऐसा होता है जब आपकी ट्रिक आपको याद आए या वो काम करे। तो कंक्रीट नॉलेज में बिलीव करना चाहिए और कंक्रीट नॉलेज को ही एक्वायर करना चाहिए। मैं आपको यहाँ कोई भी ट्रिक नहीं बताने वाला हूँ। स्टैटिक जीके को कंक्रीट रूप में ही एक्वायर करना चाहिए। तो आइए देखते हैं क्वेश्चंस किस तरह के हैं। पहला क्वेश्चन है, प्लेइंग इट माई वे बुक इज़ रिटन बाई। प्लेइंग इट माई वे किताब जो है वो किसके द्वारा लिखी गई है? ये किताब है, ये किताब जो है ये एक ऑटोबायोग्राफी है। ऑटोबायोग्राफी हम हिंदी में इसको आत्मकथा कहते हैं। जब कोई व्यक्ति स्वयं अपने जीवन की आप बीती को खुद से लिखता है तो उसे हम ऑटोबायोग्राफी या आत्मकथा कहते हैं। ये जो है मिस्टर सचिन तेंदुलकर द्वारा लिखी गई है। ये भारत के पूर्व क्रिकेटर हैं जिन्होंने अब क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। और नवंबर 2014 में ये किताब ये पब्लिश हुई थी। इस समय उसने प्री प्री बुकिंग के सभी रिकॉर्डों को ध्वस्त कर दिया था। और बेस्ट सेलिंग के लिए इसको लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में दर्ज किया गया था। लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में दर्ज किया गया था। अब क्योंकि स्टैटिक जीके है तो लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स के बारे का हमने जिक्र किया है तो थोड़ा सा इसके बारे में भी जान लेते हैं। लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स क्या है? ये एक ईयरली पब्लिश्ड बुक है, एक एनुअल रेफरेंस बुक है जो एनुअली पब्लिश्ड होती है, जो आपकी एनुअली पब्लिश्ड होती है, एनुअली पब्लिश्ड होती है, इंग्लिश में पब्लिश होती है। आपने लिम्का का नाम, जैसे इसका नाम है लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स, तो आपने लिम्का कोल्ड ड्रिंक का नाम सुना होगा। जो लिम्का पीने वाली कोल्ड ड्रिंक आती है, उसी लिम्का ब्रांड का ये एक एक्सटेंशन है। उसी लिम्का ब्रांड का ये एक एक्सटेंशन है। इसमें जो है नेचुरल और ह्यूमन वर्ल्ड रिकॉर्ड को मेंटेन किया जाता है। ह्यूमन और नेचुरल वर्ल्ड रिकॉर्ड को मेंटेन किया जाता है। जो आपकी गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड है, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के बाद ये दूसरी ऐसी किताब है जिसमें वर्ल्ड रिकॉर्ड को मेंटेन किया जाता है। 1990 से ये किताब पब्लिश हो रही है और ईयरली पब्लिश होती है। ये थोड़ी सी जानकारी थी लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स के बारे में। इसके बाद थोड़ा सचिन तेंदुलकर साहब का जिक्र किया है, इसके इनके बारे में जान लेते हैं। ये एक भारत रत्न अवॉर्डी हैं, इनको भारत रत्न दिया गया है। एट द एज ऑफ 40, इनको 40 की एज में भारत रत्न दिया गया है। और ये सबसे यंगेस्ट भारत रत्न अवॉर्डी हैं, मतलब सबसे कम उम्र में इनको भारत रत्न दिया गया है। और ये फर्स्ट स्पोर्ट्स पर्सन भी हैं, फर्स्ट स्पोर्ट्स पर्सन मतलब खेल से जुड़े हुए पहले व्यक्ति, पहले स्पोर्ट्समैन जिनको भारत रत्न दिया गया है। इसके अलावा जब इनको भारत रत्न दिया गया था ये 40 की एज के थे। जब इनको भारत रत्न दिया गया तब ये 42वें ऐसे व्यक्ति थे जिनको भारत रत्न दिया गया था। और अब तक टोटल 48 पीपल यानी कि 48 लोगों को भारत रत्न दिया जा चुका है। सन 2020 के यानी कि इस साल के पद्मा अवार्ड्स की डिटेल आ चुकी है और इस साल किसी को भी भारत रत्न नहीं दिया गया है। सन 2019 में 3 लोगों को भारत रत्न दिया गया था। उन तीनों में के नाम, पहले डॉक्टर प्रणब मुखर्जी जो भारत के पूर्व राष्ट्रपति हैं। इसके बाद भूपेन हजारिका और तीसरे हैं आपके नानाजी देशमुख। क्योंकि इस साल नहीं दिया गया है तो यदि भारत रत्न से रिलेटेड क्वेश्चन आया तो इन्हीं तीनों से क्वेश्चन आ सकता है, तो इसलिए मैंने ये बताना ज़रूरी समझा कि 2019 में इन 3 लोगों को भारत रत्न दिया गया है। ये सब को हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। अब क्योंकि यहाँ पे 2 नाम और लिखे हैं, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम और ममता बनर्जी, इन दोनों को ने भी काफ़ी किताबें लिखी हैं और किताब से रिलेटेड क्वेश्चन है तो इनकी रिलेटेड किताबों के बारे में भी थोड़ा जान लेते हैं। ममता बनर्जी जो हैं वो चीफ मिनिस्टर हैं, मुख्यमंत्री की महिला मुख्यमंत्री हैं और इन्होंने काफ़ी किताबें लिखी हैं। इनकी कुछ किताबें जो एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट हैं और आती भी रही हैं। पहली इनकी किताब है माई अनफॉरगेटेबल मेमोरीज़।
ये सन 2012 में इन्होंने एक किताब लिखी थी माई। फ्रेंड्स थोड़ा राइटिंग पैड पे ऐसी आती है तो आप थोड़ा मेरा जो बोल रहा हूँ उस पर आप कंसंट्रेट करके स्पेलिंग को लिख सकते हैं। माई अनफॉरगेटेबल मेमोरीज, सन 2012 में इन्होंने किताब लिखी थी। दूसरी किताब इनकी है स्लॉटर, SLAUGHTER, स्लॉटर ऑफ डेमोक्रेसी। 2006 में इन्होंने एक किताब लिखी थी स्लॉटर ऑफ डेमोक्रेसी। इसके बाद इन्होंने एक किताब 1998 में लिखी थी, इसका नाम था स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस। नाइनटीन 1998 में लिखी थी स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस। इस तरह ये 3 किताबें एग्ज़ाम से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट हैं। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के बारे में देख लेते हैं। इन साहब का तो क्या ही कहना, इनको द मिसाइल मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। द मिसाइल मैन ऑफ इंडिया, द मिसाइल मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। ये भारत के पूर्व राष्ट्रपति भी हैं, फॉर्मर प्रेसिडेंट है। कौन से राष्ट्रपति हैं? 11th प्रेसिडेंट है। ये भारत के 11वें राष्ट्रपति थे। 11वें हैं तो 12वें कौन थे? 12वीं श्रीमती प्रतिभा पाटिल थी, और 13वें राष्ट्रपति हमारे डॉक्टर प्रणब मुखर्जी थे, और 14वें राष्ट्रपति फिलहाल हमारे एक्टिंग राष्ट्रपति हैं रामनाथ कोविंद साहब। डॉक्टर प्रणब मुखर्जी ने टोटल 25 किताबें अपने जीवन में लिखी। इनका पूरा जीवन ही अपने आप में पढ़ने लायक है। इन्होंने भी अपनी एक ऑटोबायोग्राफी लिखी थी 1999 में इन्होंने विंग्स ऑफ फायर, अग्नि की उड़ान के नाम से, इसका हिंदी रूपांतरण भी है, इन्होंने इंग्लिश में लिखा था, विंग्स ऑफ फायर के नाम से इनकी ऑटोबायोग्राफी है जो इन्होंने 1999 में लिखी थी। इसमें इनके अर्ली लाइफ के एफर्ट्स, इनके स्ट्रगल, इनकी स्टडी लाइफ, और कैसे इन्हें NDA में जाने का मौका NDA इनका मिस हो गया था, एग्ज़ाम इनका मिस हो गया था, और उसके बाद कैसे इन्हें इंडियन स्पेस रिसर्च प्रोग्राम्स को लीड करने का चांस मिला, ये वगैरह वगैरह चीज़ें इन्होंने इस किताब में लिखी है। इसके अलावा 1998 में इन्होंने एक किताब लिखी जिसका नाम था इंडिया 2020, इंडिया 2020, यानी कि 1998 में ही इन्होंने 2020 का भारत कैसा होगा इसके बारे में अपना विज़न दिया था, अपनी किताब लिखी थी। इसके अलावा एक किताब इन्होंने 2002 में लिखी थी जिसका नाम था इग्निटेड माइंड्स, सन 2002 में लिखी थी। ये 3 किताबें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। हालांकि 25 किताबों के नाम याद करने बहुत भारी हो जाते हैं, लेकिन एक क्वेश्चन इस तरह आ सकता है। 2015 में इन्होंने अपनी आखिरी किताब लिखी थी कि डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने अपनी आखिरी किताब कौन सी लिखी है, तो उसका नाम था एडवांटेज इंडिया के नाम से लास्ट किताब लिखी थी इन्होंने। IIM अहमदाबाद के एक एल्यूमिनस हैं जिनका नाम है सृजन पाल सिंह, वो इनके को-ऑथर यानी कि उनके साथ मिलकर इन्होंने किताब लिखी थी। सन 2015 में ही हमने इस महान व्यक्तित्व को खो दिया था। IIM इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट शिलोंग मेघालय में लेक्चर दे रहे थे ये, उस लेक्चर में ही हार्ट अटैक के कारण इनकी डेथ हो गई। तो ये सब था इस क्वेश्चन के बारे में। देख रहे हैं आप, एक क्वेश्चन से हमारा कितना स्टैटिक जीके का पोर्शन कवर हो गया। इसी तरह से हम आगे भी स्टैटिक जीके को कवर करते हुए चलेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच इज़ द टॉलेस्ट स्टैचू इन द वर्ल्ड का टॉलेस्ट स्टैचू कौन सा है? देखते ही आंसर पता चल गया होगा क्योंकि बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था। इस समय वर्ल्ड का सबसे टॉलेस्ट स्टैचू मतलब मूर्ति जो है वो स्टैचू ऑफ यूनिटी है जो इंडिया में है। इंडिया में कहाँ है? पहले तो देख लेते हैं किसका स्टैचू है। ये स्टैचू ऑफ यूनिटी सरदार वल्लभ भाई पटेल का है। ये भारत के, इनको लौह पुरुष भी कहा जाता है, आयरन मैन ऑफ इंडिया, लौह पुरुष भी कहा जाता है। इसके अलावा ये भारत के फर्स्ट होम मिनिस्टर भी गए, स्वतंत्र भारत में पहले होम मिनिस्टर, गृह मंत्री थे। और स्टैचू ऑफ यूनिटी कहाँ है? ये गुजरात में है, और इसका इनॉग्रेशन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। नर्मदा नदी के किनारे है। यदि बिल्कुल पिन कोड के साथ एड्रेस पूछे तो जहाँ पे लोकेटेड उस लोकेलिटी को केवड़िया कॉलोनी कहते हैं, केवड़िया कॉलोनी में है, नर्मदा नदी के किनारे है, गुजरात में है। और अब इसकी थोड़ी सी मेज़रमेंट देख लेते हैं। ये 182 मीटर हाइट का स्टैचू है। यदि फिट में देखें तो 597 फिट इसकी हाइट है, 182 मीटर की ये ऊंचाई है।
नर्मदा नदी के किनारे है। और नर्मदा से हमें ये एक और बात याद रखनी चाहिए, जो नर्मदा नदी है उस पर सरदार सरोवर डैम भी है। सरदार, इस तरह हमारा एक डैम भी याद हो जाता है, सरदार सरोवर डैम हमारा नर्मदा नदी के ऊपर बना हुआ है। अब क्योंकि यदि स्टैचू ऑफ यूनिटी सबसे टॉलेस्ट स्टैचू है, तो इससे पहले सबसे टॉलेस्ट कौन सा था ये भी हमें पता होना चाहिए। तो इससे पहले जो सबसे टॉलेस्ट था वो था स्प्रिंग टेम्पल बुद्धा। ये गौतम बुद्ध की एक स्टैचू है जो चाइना में थी, चाइना में है, मतलब है, अभी भी है, टॉलेस्ट पहले थी मतलब। और इसकी जो ऊंचाई थी वो 128 मीटर थी, है मतलब इसकी ऊंचाई 128 मीटर है। तो देखा आपने, हमारी जो टॉलेस्ट है उसकी ऊंचाई 182 मीटर और इसकी 128 मीटर। तो कितने बेहतरीन गैप के साथ हमने वर्ल्ड जो रिकॉर्ड है उसको कवर अप किया है। इसके अलावा स्टैचू ऑफ लिबर्टी जो है ये न्यूयॉर्क में है। आपने देखा होगा बचपन में किताबें कॉपियाँ आती थी, उनके ऊपर एक मूर्ति छपी हुई होती थी जिसका एक हाथ ऊपर होता था, उसके सर पे एक ऐसे ऐसे कांटों वाली टोपी होती थी। तो वो स्टैचू ऑफ लिबर्टी ही है। जब भी हमारे दिमाग में स्टैचू का फिगर आता था, स्टैचू का नाम आता था, तो स्टैचू ऑफ लिबर्टी को ही हमारे दिमाग में आता था। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि स्टैचू ऑफ लिबर्टी की जो हाइट है वो सिर्फ और सिर्फ 93 मीटर्स है, 93 मीटर की सिर्फ इसकी ऊंचाई है। तो हमारे वर्ल्ड रिकॉर्ड के सामने ये कहीं भी एग्जिस्ट नहीं करता। उसके अलावा यहाँ पे ग्रेट बुद्धा ऑफ थाईलैंड भी लिखा हुआ है। ये थाईलैंड की सबसे ऊंची स्टैचू है और इसकी हाइट 92 मीटर्स की है। तो इस तरह से हमने चारों ऑप्शंस को क्लियर कर लिया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, व्हेन वी सेलिब्रेट नेशनल साइंस डे। नेशनल साइंस डे हम कब बनाते हैं और साथ ही हम क्यों बनाते हैं, इसको हम जोड़ लेते हैं। तो नेशनल साइंस डे हम बनाते हैं 28 फरवरी को। 28 फरवरी को हम इंडिया में इंडिया का नेशनल साइंस डे बनाते हैं। क्यों बनाते हैं? क्योंकि 28 फरवरी 1928 को हमारे एक महान वैज्ञानिक डॉक्टर सीवी रमन ने रमन इफ़ेक्ट की खोज की थी। रमन इफ़ेक्ट, EFFECT, रमन इफ़ेक्ट की खोज की थी 28 फरवरी 1928 को। इसलिए ही 28 फरवरी को हम नेशनल साइंस डे सेलिब्रेट करते हैं उनके इस खोज की खुशी में। इस खोज के लिए उन्हें 1930 में इस खोज के लिए उन्हें नोबेल प्राइज़ दिया गया था, फिजिक्स का नोबेल प्राइज़ दिया गया था 1930 में उनको रमन इफ़ेक्ट की खोज के लिए। तो 28 फरवरी को हम नेशनल साइंस डे बनाते हैं। उसके अलावा यहाँ पे 22 मार्च लिखा हुआ है और 35 अप्रैल गलत लिखा हुआ है। 22 मार्च और 22 अप्रैल ये दो डेट भी इंपॉर्टेंट है, इनको भी देख लेते हैं। 22 मार्च इसको हम वर्ल्ड वाटर डे बनाते हैं, वर्ल्ड वाटर डे। 22 मार्च को हम वर्ल्ड वाटर डे बनाते हैं। और 22 अप्रैल को हम अर्थ डे बनाते हैं, वर्ल्ड अर्थ डे, पृथ्वी दिवस, पृथ्वी को समर्पित। 22 अप्रैल को हम वर्ल्ड अर्थ डे बनाते हैं। तो 22 मार्च वर्ल्ड वाटर डे, 22 अप्रैल वर्ल्ड अर्थ डे और 28 फरवरी भारत का नेशनल साइंस डे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हु वाज द फर्स्ट पर्सन इन इंडिया टू रिसीव नोबेल प्राइज़। इंडिया में पहला व्यक्ति कौन था जिसको नोबेल प्राइज़ दिया गया था? तो इसका आंसर यदि हम देखें, इसके आंसर में थोड़ा यदि क्वेश्चन को चेंज करते हैं तो आंसर बदल भी सकता है। अब हम पूरी नोबेल प्राइज़ के लिए आपको अलग से वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मैं पूरा नोबेल प्राइज़ का यहीं कवर कर दूंगा। इसके बाद आपको कोई भी वीडियो इसके लिए देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। पहले भारतीय जो थे जिनको नोबेल प्राइज़ दिया गया था वो थे डॉक्टर रविन्द्रनाथ टैगोर। इनको लिटरेचर के लिए 1913 में जो है नोबेल प्राइज़ दिया गया था लिटरेचर साहित्य के लिए। और ये भारत के पहले व्यक्ति थे जिन्हें नोबेल प्राइज़ दिया गया था। लेकिन ये जब दिए गए थे तब उस समय ब्रिटिश साम्राज्य था। ब्रिटिश साम्राज्य में दो भारतीयों को नोबेल प्राइज़ दिया गया था। सबसे पहला तो रविन्द्रनाथ टैगोर को 1913 में साहित्य के लिए, और दूसरा हमने अभी पीछे पढ़ा 1930 में डॉक्टर सीवी रमन, दूसरे जो थे वो डॉक्टर सीवी रमन को रमन इफ़ेक्ट के लिए 1930 में नोबेल प्राइज़ दिया गया। ये दो व्यक्ति जो थे वे ब्रिटिश साम्राज्य में भारतीय थे, जिनको भारतीय मूल के थे, भारत के सिटीज़न थे, जिनको नोबेल प्राइज़ दिया गया था। लेकिन यदि ये पूछ लिया कि भारत की स्वतंत्रता के बाद ऐसा पहला कौन सा भारतीय व्यक्ति था, ऐसे क्वेश्चन को डिस्क्राइब कर दिया कि कौन सा भारतीय था जिसको नोबेल प्राइज़ दिया गया,
तो सबसे पहले जो है सबसे पहले जो दिया गया वो दिया गया मदर टेरेसा को। मदर टेरेसा को दिया गया, ये 1979 में दिया गया, और इनको पीस के लिए दिया गया, शांति के लिए नोबेल प्राइज़ दिया गया, PACE। इनको 1979 में दिया गया। इसके बाद दूसरा जो है वो 1998 में अमर्त्य सेन को 1998 में इकोनॉमिक्स के लिए आपका नोबेल प्राइज़ दिया गया। पहला मदर टेरेसा, दूसरा आपका अमर्त्य सेन हो गए, तीसरा आपको दिया गया कैलाश सत्यार्थी को, ये लेटेस्ट था, कैलाश सत्यार्थी। इनको 2014 में दिया गया और इनको भी पीस के लिए दिया गया। ये वे भारतीय थे जिनको नोबेल प्राइज़ दिया गया। अब इसके अलावा कुछ और भारतीय भी हैं जिनको नोबेल प्राइज़ दिया गया है, अब लेकिन उनके साथ कुछ कंडीशंस हैं। कंडीशंस क्या हैं? वे कुछ तो पहले उन लोगों की बात करते हैं जिनका जन्म भारत में हुआ, जो सिटीज़न भारत के थे, लेकिन जब उनको नोबेल प्राइज़ दिया गया तब वो किसी और देश के नागरिक थे, यानी कि जब उनको नोबेल प्राइज़ मिला तब उनके पास किसी और देश की सिटीजनशिप थी। तो सबसे पहले नंबर पे जो नाम आता है वो आता है डॉक्टर हरगोविंद खुराना का। डॉक्टर हरगोविंद खुराना, इनको मेडिसिन के लिए नोबेल प्राइज़ दिया गया 1968 में। 1968 में इनको नोबेल प्राइज़ दिया गया डॉक्टर हरगोविंद खुराना को। उसके बाद दूसरे नंबर पे आते हैं आपके सुब्रमण्यम चंद्रशेखर, जिनको फिजिक्स के लिए सुब्रमण्यम चंद्रशेखरा, इनको जो है फिजिक्स के लिए 1983 में फिजिक्स के लिए इनको नोबेल प्राइज़ दिया गया। उसके बाद नोबेल प्राइज़ दिया गया 2009 में वेंकी रामाकृष्णन को। इनको केमिस्ट्री के लिए नोबेल प्राइज़ दिया गया। इसके बाद 2019 में लेटेस्ट अभी अभिजीत बनर्जी को, ये न्यूज़ में काफ़ी चला था, अभिजीत बनर्जी PGAEE 2019 में अभिजीत बनर्जी को इकोनॉमिक्स के लिए जो है नोबेल प्राइज़ दिया गया। जब ये नोबेल प्राइज़ दिया गया, ये भारतीय मूल के हैं लेकिन फ़िलहाल ये अमेरिका में रहते हैं। तो ये कुछ ऐसे व्यक्ति थे जिनका जन्म भारत में हुआ, ये भारतीय मूल के हैं, लेकिन जब इनको नोबेल प्राइज़ दिया गया तो इन पे दूसरे देश की सिटीजनशिप थी। इसके अलावा अब कुछ कंडीशन ऐसी हैं जिनका सिर्फ जन्म भारत में हुआ है और ये ना भारत में रहते थे जब इनको नोबेल प्राइज़ दिया गया और ना ही इनकी सिटीजनशिप थी, सिर्फ इनका जन्म भारत में हुआ था। ऐसे दो व्यक्ति हैं, एक तो 1902 में दिया गया और एक 1907 में दिया गया। 1902 में दिया गया सर रोनाल्ड रॉस को। सर डिलीट कर लेते हैं, सर रोनाल्ड रॉस, इनको 1902 में दिया गया मलेरिया का वैक्सीन बनाने के लिए। मलेरिया के बारे में इन्होंने रिसर्च किया था काफ़ी, सर रोनाल्ड रॉस को। और 1907 में आपको दिया गया रडियार्ड किपलिंग को, ये एक पोइट थे, रडियार्ड किपलिंग। रडियार्ड किपलिंग का जो जन्म हुआ था वो बॉम्बे में हुआ था, उस समय इसको बॉम्बे कहा जाता था। और जो रोनाल्ड रॉस थे, सर रोनाल्ड रॉस, इनका जन्म अल्मोड़ा ज़िले में हुआ था, उत्तराखंड के अल्मोड़ा ज़िले में इनका जन्म हुआ था। इसके अलावा एक व्यक्ति ऐसे भी हैं जो सिर्फ भारत में रहते हैं, ना ही इनका जन्म भारत में हुआ है और ना ही इनके पास भारत की सिटीजनशिप है। उनका नाम है दलाई लामा। 14th दलाई लामा। अब मैंने 14th क्यों लिखा? दलाई लामा कोई नाम नहीं है। दलाई लामा जो तिब्बत है उसमें हाईएस्ट प्राइस्ड पोस्ट है, वहाँ पे जो हाईएस्ट प्राइस्ड पोस्ट होती है उसे दलाई लामा बोला जाता है। यानी कि इस पोस्ट पे जो भी व्यक्ति बैठता है, फ़िलहाल आप जो टीवी में देखते हैं कि एक बहुत भिक्षुक है, चश्मा लगाते हैं, गंजे से, बूढ़े से, हर समय स्माइल करते रहते हैं, वो दलाई लामा इस समय है। और ये 14 दलाई लामा है, यानी कि दलाई लामा एक पोस्ट है, दलाई लामा किसी व्यक्ति का नाम नहीं है। इनको भी नोबेल प्राइज़ दिया गया पीस के लिए 1987 में।
ये भारत में फ़िलहाल भारत में रहते हैं और ये तिब्बत के हैं। 1987 में इनको पीस के लिए नोबेल प्राइज़ दिया गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भरतनाट्यम इज़ ए क्लासिकल डांस ऑफ विच स्टेट। क्लासिकल डांस से एक क्वेश्चन पेपर में आ ही जाता है, तो क्लासिकल डांस का भी राडा ही खत्म करते हैं। भरतनाट्यम इज़ ए क्लासिकल डांस ऑफ विच स्टेट, किस राज्य का क्लासिकल डांस जो है। अब जो संगीत नाटक अकेडमी है SN ने, संगीत नाटक अकेडमी ने 8 डांसेस को क्लासिकल डांस के रूप में रिकॉग्नाइज़ किया हुआ है। उनमें से एक डांस है भरतनाट्यम। भरतनाट्यम जो है वो तमिलनाडु का क्लासिकल डांस है। भरतनाट्यम जो है वो तमिलनाडु का, इस क्वेश्चन का आंसर है तमिलनाडु। उसके अलावा केरला का देख लेते हैं, आंध्र प्रदेश और असम। केरला के 2 क्लासिकल डांस हैं। पहला तो आपका कथकली है, कथकली, और दूसरा है आपका मोहिनीअट्टम। मोहिनीअट्टम, ये 2 क्लासिकल डांस आपके केरला में होते हैं। तमिलनाडु का आपका भरतनाट्यम हो ही गया। आंध्र प्रदेश में जो क्लासिकल डांस होता है उसे हम कहते हैं कुचिपुड़ी, कुचिपुड़ी। और जो असम में आपका क्लासिकल डांस होता है उसे हम कहते हैं सत्रिया। असम में जो होता है उसे हम कहते हैं सत्रिया, सत्रिया बोलते हैं। और एक क्लासिकल डांस होता है आपका कथक, KTHAK, कथक। ये आपका नॉर्थ इंडिया में होता है मेनली। ये इसको यूपी में यदि ऑप्शन आता है तो यूपी इसका आंसर, या नॉर्थ इंडिया, यदि नॉर्थ इंडिया है तो नॉर्थ इंडिया, या फिर यूपी इसका आंसर है। कथक यहाँ होता है। मणिपुर में मणिपुरी डांस होता है। यदि एक मणिपुर का डांस भी होता है। मणिपुर में मणिपुरी क्लासिकल डांस होता है। और उड़ीसा में, यदि उड़ीसा की बात करी जाए तो उड़ीसा में ओडिसी करके क्लासिकल डांस होता है। इस तरह से ये 8 क्लासिकल डांस हो गए जो कि भारत में संगीत नाटक अकेडमी के द्वारा क्लासिकल डांस को बताया गया है। केरला का कथकली और मोहिनीअट्टम, तमिलनाडु का भरतनाट्यम, आंध्र प्रदेश का कुचिपुड़ी, असम का सत्रिया, मणिपुर का मणिपुरी, और आपका उड़ीसा का ओडिसी, और आपका यूपी का कथक। कथक जो है वो आपका यूपी में होता है। इस तरह 8 क्लासिकल डांस हैं ये जो भारत में परफॉर्म किए जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाउ मैनी स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरी आर देयर इन इंडिया नाउ। ये क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज हुआ है क्योंकि अक्टूबर 2019 में जो सर्वे जनरल ऑफ इंडिया है उसने भारत का नया मैप लॉन्च किया है। जैसे मान लो ये थोड़ा सा ऊपर से, वैसे तो एग्जैक्ट मैप नहीं बनेगा। यदि ये भारत का नक्शा था ऊपर से तो ये पूरा जम्मू कश्मीर था, ये पूरा जम्मू कश्मीर था। लेकिन इस जम्मू कश्मीर को अब 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है। एक जम्मू कश्मीर, यदि इस तरह ये था तो ये जम्मू कश्मीर, और इस पूरे पार्ट को लद्दाख, और इस पूरे पार्ट को जम्मू कश्मीर 2 यूनियन टेरिटरीज़ में डिवाइड कर दिया गया है। यानी कि जो पहले जम्मू कश्मीर एक पूरा राज्य हुआ करता था उसे जम्मू कश्मीर, एक यूनियन टेरिटरी, एक केंद्र शासित प्रदेश, और लद्दाख एक यूनियन टेरिटरी, यानी कि 2 यूनियन टेरिटरी 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बांट दिया गया है। जिसमें जम्मू कश्मीर में लेजिस्लेटिव असेंबली भी होगी, दिल्ली की तरह मुख्यमंत्री भी होगा। यानी कि जैसे केजरीवाल साहब बोलते हैं ना, LG साहब सुनते नहीं, LG साहब सुनते नहीं, तो यहाँ पे लेफ्टिनेंट गवर्नर भी होगा दिल्ली की तरह, और मुख्यमंत्री भी होगा, लेफ्टिनेंट गवर्नर भी होगा। तो अब इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाता है। पहले भारत में जो है 29वां राज्य जो आपका 2014 में बना था तेलंगाना। पहले 29 राज्य थे और 7 केंद्र शासित प्रदेश थे। अब फिलहाल में स्थिति क्या हो गई, आपका एक राज्य आपका जम्मू कश्मीर ये आपका घट गया, तो 29 में से एक गया, 28 तो हो गए आपके राज्य, 28 तो हो गए राज्य। यानी कि 28, 28, 28 3 ऑप्शन है, इनमें से एक सही है। 28 तो हो गए राज्य, ये हम साइड में लिख लेते हैं। अब हो गए केंद्र शासित प्रदेश की बात। पहले 7 थे, 7 में जम्मू कश्मीर को हटा के जम्मू कश्मीर और लद्दाख 2 बढ़ा दिए, तो 2 बढ़ा दिए हो गए 9। अब भारत में जो नीचे की साइड 2 केंद्र शासित प्रदेश हैं, एक तो दमन एवं दीव और एक नागर एवं दादर एवं नागर हवेली के नाम से 2 केंद्र शासित प्रदेश हैं। इन दोनों को मर्ज कर दिया गया है। अब इन दोनों को मर्ज कर दिया तो दोनों से एक हो गया, यानी कि एक घट गया, तो 9 - 1 = 8। तो इस तरह यूनियन टेरिटरी हो गई 8। तो फिलहाल भारत में 28 तो राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, यानी कि ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है।
ये एक स्टैटिक जीके क्वेश्चन है। जैसे मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि बहुत ही रेयर स्टैटिक जीके के क्वेश्चन के आंसर बदलते हैं, तो ये एक वही रेयर कंडीशन है जब स्टैटिक जीके के क्वेश्चन का आंसर चेंज हुआ है। तो फिलहाल भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, फ्रॉम हाउ मैनी कंट्रीज ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास। कितने देशों से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है वो पास होते हैं। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को हम हिंदी में कर्क रेखा कहते हैं। कर्क रेखा भारत के हाउ मैनी कंट्रीज, सॉरी कंट्रीज लिख दिया मैंने यहाँ पे स्टेट्स लिखना था। फ्रॉम हाउ मैनी स्टेट्स ऑफ इंडिया, इंडिया के कितने स्टेट से जो है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास होती है। तो ये 8 स्टेट से पास होती है। इसकी कोई भी ट्रिक याद नहीं करनी है, मैं आपको डायरेक्ट बताता हूँ। आपको पूरा भारत जो है वो याद होना चाहिए। यदि पूरा भारत आपको इस सिलसिले से याद होना चाहिए, सबसे पहले आप इस स्टार्टिंग करेंगे गुजरात, फिर राजस्थान, फिर थोड़ा सा मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, यहाँ पे त्रिपुरा और मिज़ोरम। इस तरह से ये 8 राज्य हैं। एक बार फिर से देख लेते हैं। पहले गुजरात, फिर राजस्थान, हल्का सा मध्य प्रदेश को बॉर्डर टच करती है, फिर गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिज़ोरम। 1 2 3 4 5 6 7 8 स्टेट को ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है, कर्क रेखा जो है वो पास करती है। अब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर क्या होती है, ये 23.5 डिग्री नॉर्थ की लाइन होती है। जो ग्लोब है, ग्लोब पे जो ये पड़ी हुई रेखाएं होती हैं इन्हें हम लैटिट्यूड कहते हैं। और जो 0 डिग्री लैटिट्यूड होता है इसको हम भूमध्य रेखा कहते हैं या विषुवत रेखा कहते हैं, या इंग्लिश में हम इसको इक्वेटर भी कहते हैं। अब इस 0 डिग्री लाइन से 23.5 डिग्री नॉर्थ में और 23.5 डिग्री, ये जो 0 डिग्री इक्वेटर है ये भारत को उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध 2 पार्ट में डिवाइड करता है, यानी कि नॉर्थ हेमिस्फेयर और साउथ हेमिस्फेयर। तो इस 0 डिग्री इक्वेटर से 23.5 डिग्री नॉर्थ और 23.5 डिग्री साउथ में 2 लैटिट्यूड हैं जिन्हें हमने नाम दिया है कर्क रेखा और मकर रेखा। ये कर्क रेखा है और ये मकर रेखा है। कर्क रेखा क्योंकि भारत से गुजरती है और भारत से गुजरती है और भारत के भी कुछ स्टेट से गुजरती है। उन स्टेट्स का मैंने आपको नाम और नंबर दोनों बता दिया। भारत के 8 राज्यों से होकर के ट्रॉपिक ऑफ कैंसर या कर्क रेखा गुजरती है। कोई भी ट्रिक याद नहीं करनी, आप इस सिलसिले से वृहद रूप से अपना पूरा भारत याद करें। इधर से किधर से शुरू होकर किधर को ख़त्म होता है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिज़ोरम, इस तरह से 8 राज्य हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हु इज़ द फादर ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स के जो फादर हैं वो कौन हैं। तो इकोनॉमिक्स का नाम आता है और फादर आते हैं तो एकदम हम एडम स्मिथ लगा देते हैं, लेकिन एडम स्मिथ नहीं है। इसके जो माइक्रो इकोनॉमिक्स के जो फादर हैं वो हैं रैगनर फ्रिच। जी हाँ, रैगनर फ्रिच। अब यदि 3 तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं, हु इज़ द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। यदि सिर्फ इकोनॉमिक्स के फादर पूछ लिए तो क्वेश्चन आंसर होगा एडम स्मिथ। यदि फादर, अब जो इकोनॉमिक्स होती है, इकोनॉमिक्स के फादर हो गए आपके एडम स्मिथ। एडम स्मिथ ने एक बहुत फेमस बुक लिखी है जिसका नाम है वेल्थ ऑफ नेशन। ये भी आपको याद करना है, ये एग्जाम्स में पूछ लिया जाता है कि वेल्थ ऑफ नेशन किसने लिखी है। एडम स्मिथ ने लिखी है और एडम स्मिथ को हम क्या कहते हैं, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कहते हैं। अब जो इकोनॉमिक्स है, इकोनॉमिक्स के 2 पार्ट होते हैं, एक तो माइक्रो इकोनॉमिक्स, माइक्रो, और एक होती है मैक्रो। माइक्रो और मैक्रो क्या होती है, थोड़ा डिटेलिंग पार्ट है, ये हम जब सब्जेक्टिव पढ़ेंगे या कभी इकोनॉमिक्स के लेक्चर देखेंगे तब देखेंगे। अभी फ़िलहाल हमें फादर ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स और फादर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स पता होना चाहिए। माइक्रो तो एग्जाम में ही क्वेश्चन में ही पूछा, माइक्रो तो हमने देख लिया कि माइक्रो इकोनॉमिक्स के जो फादर होते हैं वो होते हैं आपके रैगनर फ्रिच। और ये आपके यदि मैक्रो पूछ लिया तो मैक्रो के फादर होते हैं आपके जेएम किन्स। तो एक क्वेश्चन से आपके 4-5 क्वेश्चन क्लियर हो गए। एक बार फिर देख लेते हैं। यदि फादर ऑफ इकोनॉमिक्स पूछा तो एडम स्मिथ, यदि फादर ऑफ सिर्फ इकोनॉमिक्स पूछा तो एडम स्मिथ, यदि फादर ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स पूछा तो रैगनर फ्रिंच, और यदि फादर ऑफ मैक्रो यानी मैक्रो जो पूरे देश की इकोनॉमी को हम जो स्टडी करते हैं तो यदि मैक्रो का पूछा तो जेएम किन्स।
और यदि एडम स्मिथ की बुक का नाम आ गया तो आपकी वेल्थ ऑफ नेशन, वेल्थ ऑफ नेशन। अगला क्वेश्चन है, इन विच ईयर रेल बजट वाज सेपरेटेड फ्रॉम नॉर्मल बजट। रेलवे बजट और आपका नॉर्मल बजट को कब अलग किया गया, तो इसका आंसर है 1924। 1924 में रेल बजट और आम बजट को अलग किया गया। इसके लिए कमेटी बनाई गई थी जिसे हमने नाम दिया है विलियम एकवर्थ। विलियम एकवर्थ के नाम से एक कमेटी थी। इस कमेटी के तहत रेलवे बजट जो है वो आम बजट से अलग किया गया 1924 में, और इसे फिर 2017 में दोबारा मर्ज कर दिया गया। अब इससे अलावा एक क्वेश्चन और है कि बजट के लिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कौन सा आर्टिकल है, तो आर्टिकल 112, आर्टिकल 112 जो है वो बजट के लिए है, और बजट के लिए है। और इसमें एक इम्पोर्टेंट बात है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी बजट वर्ड को इंट्रोड्यूस नहीं किया गया है। हमारे बजट वर्ड कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी नहीं है। इसके लिए जो वर्ड यूज़ किया जाता है वो वर्ड क्या है मैं बता दूं? नहीं, वो वर्ड जो है वो आप बताएंगे कमेंट बॉक्स में कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बजट के लिए कौन से शब्द का प्रयोग किया गया है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बजट की जगह आर्टिकल 112 में किस वर्ड का या किस शब्द का प्रयोग किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, व्हेन वाज आरबीआई इस्टेब्लिश्ड। आरबीआई हमारा जो है रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया है, हमारा सेंट्रल बैंक है। रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया जो है इस्टेब्लिश्ड कब किया गया, यानी कि इसकी स्थापना कब की गई। इसकी स्थापना 1935 में की गई थी, और इसकी डेट भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि डेट भी पूछ रखी है। तो 1 अप्रैल 1935, 1 अप्रैल 1935 को ये इस्टेब्लिश्ड हुआ था। अच्छा, इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन और आते हैं कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो इसका हेडक्वार्टर है मुंबई। लेकिन 1935 से 1937 तक इसका हेडक्वार्टर कहीं और था। कहाँ था? वो था कोलकाता में, कोलकाता। यानी कि जो मुंबई इसका हेडक्वार्टर आया वो आया 1937 में। 1937 से 1935 तक या 1935 से 1937 तक इसका जो हेडक्वार्टर था वो था कोलकाता में। चलो, स्टैब्लिशन देख लिया, 1 अप्रैल 1935 को हुआ, हेडक्वार्टर देख लिया। इसके अलावा एक क्वेश्चन और आता है कि आरबीआई का नेशनलाइजेशन कब हुआ, इसका राष्ट्रीयकरण कब हुआ, नेशनलाइजेशन इसका कब हुआ। नेशनलाइजेशन इसका हुआ था 1 जनवरी 1949 को। नहीं, मैंने ऑप्शन में भी दे रखा था कि 1 जनवरी 1949 को आरबीआई का नेशनलाइजेशन हुआ था, और इसका इस्टेब्लिशमेंट यानी कि इसकी स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 को। अगला क्वेश्चन देखते हैं, गिर नेशनल पार्क इज सिचुएटेड इन विच स्टेट। गिर नेशनल पार्क जो है वो कहाँ है। नेशनल पार्क से भी रिलेटेड क्वेश्चन एग्ज़ाम में आते हैं, तो गिर नेशनल पार्क जो है वो गुजरात में है। इसके अलावा ब्लैक बक, BLECK ब्लैक बक नेशनल पार्क जो है वो भी आपका गुजरात में है। गिर नेशनल पार्क वो भी आपका गुजरात में है। उत्तर प्रदेश दिया गया है, उत्तर प्रदेश से आपको दुधवा नेशनल पार्क याद करना है। दुधवा नेशनल पार्क उत्तर प्रदेश में है। उत्तराखंड के नाम से आपको एक तो कौन सा है, गंगोत्री नेशनल पार्क, गंगोत्री नेशनल पार्क आपका उत्तराखंड में है। और एक आपका नंदा देवी नाम का पुराण है हमारे पास, जिसमें आपके मत्स्य पुराण, नारद पुराण, शिव पुराण, विष्णु पुराण आदि वगैरह पुराण है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन ये आता है कि विच इज़ द ओल्डेस्ट पुराण। ओल्डेस्ट पुराण हमारा कौन सा है, तो ओल्डेस्ट पुराण हमारा मत्स्य पुराण है, मत्स्य पुराण है। इस मत्स्य पुराण में विष्णु जी के 10 अवतारों के बारे में बताया गया है। तो ओल्डेस्ट पुराण है। इसके साथ ही एक क्वेश्चन ये आ जाता है कि विश्व की सबसे जो ओल्डेस्ट लैंग्वेज है वो कौन सी है। क्योंकि एक भारत की लैंग्वेज है इसलिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। पूरे विश्व की सबसे ओल्डेस्ट लैंग्वेज है तमिल लैंग्वेज। ये लगभग 5000 साल पुरानी होने के इसके दस्तावेज मिले हैं। भारत की भी और विश्व की भी सबसे ओल्डेस्ट लैंग्वेज जो है वो आपकी तमिल है। इसके अलावा एक क्वेश्चन ये भी आ जाता है कि विश्व भर में सबसे ज़्यादा कौन सी भाषा, कौन सी लैंग्वेज का यूज़ किया जाता है, कौन सी भाषा बोली जाती है, तो चाइनीज़ लैंग्वेज है। चाइनीज़, CHINESE, चाइनीज़ लैंग्वेज वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा यूज़ की जाती है, सबसे ज़्यादा बोली जाती है।
और क्वेश्चन देखते हैं, हु मेजर्ड पर कैपिटा इनकम फर्स्ट इन इंडिया। पर कैपिटा इनकम यानी प्रति व्यक्ति आय को सबसे पहले भारत में किसने मेज़र किया था। सबसे पहले पर कैपिटा इनकम को भारत में मेज़र करने वाले थे दादा नौरोजी। इनका पूरा नाम है दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी। इनको ग्रेट ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। ग्रेट ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। इन्होंने एक किताब लिखी थी जिसका नाम था पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ये किताब लिखी थी दादा भाई नौरोजी ने। और इस किताब में इन्होंने भारत की सबसे पहले प्रति व्यक्ति आय को 20 रुपये बताया था कि भारत की प्रति व्यक्ति आय जो है वो है 20 रुपये। इससे आगे देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन हैज़ इट्स हेडक्वार्टर इन वाशिंगटन डीसी। इनमें से वाशिंगटन डीसी में जो है वो किस ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर है। अब यहाँ पे काफ़ी ऑर्गेनाइजेशन, IMF, इंडियन मॉनेटरी फंड, ILO, WHO, यूनेस्को, इनके हेडक्वार्टर के, इन सभी जो ऑर्गेनाइजेशन है इनके हेडक्वार्टर के जो हैं क्वेश्चन रिलेटेड पेपर में आते रहते हैं। अब इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इसका हेडक्वार्टर आपका वाशिंगटन डीसी में है, जो क्वेश्चन में पूछा गया है। और इसके साथ साथ वर्ल्ड बैंक इसका हेडक्वार्टर भी आपका वाशिंगटन डीसी में है। यदि आपका ILO, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, और WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जो अब कोविड-19 यानी कि कोरोना वायरस के चक्कर में काफ़ी न्यूज़ में है, इन दोनों का ही आपका जो हेडक्वार्टर है वो आपका जिनेवा स्विट्ज़रलैंड में है। जिनेवा स्विट्ज़रलैंड में है। और यूनेस्को की फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। यूनेस्को का हेडक्वार्टर आपका पेरिस, फ्रांस में है। इसके अलावा यूनाइटेड नेशन का भी पूछ लेते हैं। यूनाइटेड नेशन का जो हेडक्वार्टर है वो न्यूयॉर्क में है, यूएस में न्यूयॉर्क में है। उसके अलावा एक नाटो का पूछ लेते हैं। नाटो, नेशनल अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, इसका जो हेडक्वार्टर है वो आपका ब्रसल्स में है। ब्रसल्स बेल्जियम में है। और ये कुछ हेडक्वार्टर हैं जो पूछ लिए जाते हैं। एक बार फिर से देख लेते हैं। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का वाशिंगटन डीसी में। डीसी का मतलब क्या होता है? डीसी का मतलब होता है डिस्ट्रिक्ट ऑफ कैलिफोर्निया। डिस्ट्रिक्ट ऑफ कैलिफोर्निया कैलिफोर्निया का एक डिस्ट्रिक्ट। वाशिंगटन डीसी, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और वर्ल्ड बैंक दोनों का वाशिंगटन डीसी में है। ILO का जिनेवा स्विट्ज़रलैंड में है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का भी जिनेवा स्विट्ज़रलैंड में है। जो यूनेस्को का आपका पेरिस, फ्रांस में है। और यूनाइटेड नेशन का आपका, मैंने भी बताया, यूनाइटेड नेशन का आपका न्यूयॉर्क में है। और नाटो का आपका ब्रसल्स, बेल्जियम में है। हु वाज द मोस्ट इम्पोर्टेंट देवता इन वैदिक पीरियड। अब ये थोड़ा सा एंशियंट हिस्ट्री से क्वेश्चन है। जो वैदिक पीरियड था आपका, वैदिक पीरियड को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। वैदिक पीरियड को, एक तो वैदिक पीरियड, जो वैदिक कल्चर था, एक तो वैदिक पीरियड, इसको अर्ली वैदिक पीरियड भी बोलते हैं, अर्ली वैदिक पीरियड। और एक था लेटर वैदिक पीरियड, यानी कि ऋग्वैदिक काल और उत्तर ऋग्वैदिक काल। इन दो समय काल में जो है वैदिक पीरियड को डिवाइड किया गया है। अब इनके लिए जो मोस्ट इम्पोर्टेंट देवता था इस द वैदिक पीरियड में, जो सबसे इम्पोर्टेंट देवता था वो था आपके इंद्र। ये आपके युद्ध के और आपके वर्षा के देवता माने जाते थे, युद्ध के और वर्षा के। इसके बाद दूसरे इम्पोर्टेंट देवता अग्नि थे और तीसरे इम्पोर्टेंट देवता आपके वरुण थे वैदिक पीरियड में। वैदिक पीरियड का जो टाइम पीरियड माना जाता है वो आपका 1500 BC से
ऋग्वैदिक पीरियड कहते हैं इसको, ऋग्वैदिक काल, ऋग्वैदिक पीरियड 1500 BC से आपका 1000 BC आपका टाइम पीरियड माना जाता है आपका ऋग्वैदिक काल का। और यदि हम लेटर ऋग्वैदिक पीरियड का यानी कि उत्तर वैदिक काल का पूछें तो आपका 1000 BC से आपका 600 BC तक माना जाता है आपका लेटर ऋग्वैदिक पीरियड या उत्तर ऋग्वैदिक काल। तो इस तरह से ये कुछ स्टैटिक जीके के क्वेश्चंस थे। आई होप आपको पसंद आए होंगे, ये सीरीज़ आपको अच्छी लगी होगी। यदि आपको मेरे क्वेश्चंस बताने का तरीका अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और मुझे बताइए क्या कि मुझे इसी सीरीज़ में इसी तरह से नई वीडियोज़ लानी चाहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।